आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स आज का क्लास 9। आज हम फिज़िक्स में हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। देखें, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आपके पास कोई भी डोरी हम ले सकते हैं जो फ्रिक्शनलेस हो, जो कि आपके पास नॉन इलास्टिक हो। तो एक ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसके साथ हम किसी भी वेट को अगर बांध के लटकाते हैं तो उसका सारा का सारा वेट ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ यानी अर्थ की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन होती है और वो उस तरफ सारा का सारा वेट होता है उसकी डायरेक्शन का। तो इस सूरत में क्या होता है, वो जो वेट है वो जिस डोरी के साथ, जिस धागे के साथ, जिसके साथ ये बांधा हुआ है उस डोरी के अंदर एक जो है वो लचक उसकी ख़त्म हो जाती है और वो टाइट हो जाती है। ये जो टाइटनेस होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं टेंशन। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, एक खिंचाव आ जाना जो आपके पास डोरी के अंदर आता है। यहाँ ये डायग्राम आपको ये बात समझाएगी, वेट नीचे की तरफ, तो ये डोरी के अंदर जो टेंशन है, डोरी ने उसको ऊपर की तरफ उठा के रखा हुआ है, तो ये आपके पास डोरी में यानी स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है। तो टेंशन एक फोर्स ही है जो कि इक्वल होती है उस फोर्स के, उस वेट के जितना उस बॉडी का वेट होता है अर्थ की जानिब। तो ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। टेंशन को हम यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर एंड एक्सेलरेशन। और अगर हम लोग इस डोरी को काट दें तो जो बॉडी है वो बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी के साथ वो नीचे अर्थ की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जब बॉडी मूव करेगी तो आपके पास हाइट की वजह से, यानी हमने ये पहले ही पढ़ा था कि हाइट की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन यानी जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जी यानी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया था और इसको लीनियर एक्सेलरेशन के तौर पर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, द अपर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड on a stand as shown in the figure. Let W be the weight of the block. The block pulls the string down. ये वो बात जो मैंने आपको पहले बताई है। The block pulls the string downwards by its weight. This causes a tension T in the string. Tension T in the string is acting upward as at the block. As the block is at rest, therefore the weight of block acting downwards must be balanced by upward tension T. तो जब हम किसी भी चीज़ को बांध के लटका देते हैं तो वो जो रेस्ट की हालत में रहती है आपके पास, वो इसी स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए होने की वजह से है। Thus the tension T in the string must be equal and opposite to the weight of the block. ये वो बात जो मैंने आपको पहले से बताई है। तो ये आपके पास टेंशन होती है, उसने उसकी टेंशन की डेफिनेशन बताई है किसी भी वेट की वजह से जो कि स्ट्रिंग में आती है। आगे हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक, ये जो हमने दो बातें यहाँ पर टेंशन एंड एक्सेलरेशन जो है वो पढ़ी है, उसके बारे में प्रॉपरली वो आगे बताएगा कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब आपके पास दो जो वेट हैं वो इस तरह जो है वो हैंग हुए हों, जो कि ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, यानी इसके ऊपर किसी भी किस्म की रगड़ कोई भी नहीं है और ये डोरी भी जो है यहाँ इसमें भी कोई इलास्टिसिटी यानी लचक नहीं है। तो ये इस तरह एक दूसरे के साथ बंधे हुए अगर हों तो आपके पास जो वेट हैवी होगा वो नीचे की तरफ, और जो वेट जो है वो जिसका वेट कम होगा वो बॉडी जिसका वेट जो है वो कम होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इस सूरत में उन दोनों के अंदर एक मोशन पैदा होगी और मोशन बिकॉज तेज़ होगी तो हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, और जब हम बात करेंगे ग्रेविटी की तो हम उस एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी बॉडी का जो कि हैंग की जाए उसके अंदर उसके जिस डोरी के साथ उसको बांध के हैंग किया गया उसमें टेंशन कितनी है उसको मेजर करने के लिए, और उसमें जब वो उसको काट दिया जाए या उसको इस तरह कि वो एक बॉडी मूव करे नीचे की तरफ और उसके साथ दूसरी बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव करे, उस सूरत में दोनों के अंदर एक्सेलरेशन स्पीड कितनी है, तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक है कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और एंड बी, ये जो हमने दोनों यहाँ पर हैं, और इन दोनों का मैस एक जो कैपिटल जो बड़ी है ए है उसको हमने m1 का कहा है और b को हमने m2 कहा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी बात क्या है, उसने आगे बताया भी है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, द बॉडीज आर अटैच टू the opposite end of an
इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कि एक ऐसी डोरी के साथ है जिसमें एक्सटेंशन नहीं है, जिसमें खिंचाव की वजह से उसकी जो है वो लेंथ लंबी नहीं होती, जो है नॉन इलास्टिक स्ट्रिंग एक डोरी है जिसके साथ उनके दोनों एंड्स के साथ उन बॉडीज़ को बांधा गया है। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली कि और वो ऐसी पुली से गुजर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, यानी किसी भी किस्म की रगड़ नहीं है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही हैं बॉडीज़। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए। तो हम ये कह देते हैं कि हैवी होने की वजह से ए नीचे की तरफ मूव करेगी और इस एक्सेलरेशन को हमने ए कह दिया। एट द सेम टाइम बॉडी बी अटैच टू अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए, यानी एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही रहेगा। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड हिंस टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, लेट द टेंशन स्ट्रिंग बी टी। अब उसने कह दिया कि आपके पास जो टेंशन है वो टी है और दोनों तरफ जो है वो टेंशन सेम रहेगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है और किसी भी किस्म की दरमियान में कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है जो कि डोरी को मूव होने से रोक सके, इसलिए हमारे पास दोनों तरफ सेम ही फोर्स यानी टेंशन की फोर्स सेम रहेगी। सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, हिंस इट्स वेट m1g is greater than the tension in the string, net force acting on body A is equal to m1 minus t। अब ये मैथमेटिकली जो है इस चीज़ को हमने देखना है कि हमारे पास जो फोर्स क्रिएट हो रही है ना ए के अंदर, फोर्स इन बॉडी ए, वो क्या है, वो कितनी है, वो है आपके पास उसके वेट में से जो टेंशन है उसको अगर माइनस कर दिया जाए। अब आपको पता है W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है, वेट, मैस और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पर बिकॉज ए बॉडी की बात करें और इसके मैस को हमने m1 कहा तो m1g माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ जो हमारे पास बॉडी है, हमें ये पता है कि जितना किसी भी बॉडी का जो है वो वेट होता है उतनी ही ज़्यादा वो तेज़ी से जो है वो मूव करेगी, उसमें उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन, जो आपके पास जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन है, जितनी ज़्यादा फोर्स है उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। यानी हमने ये पढ़ा था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर F की जगह पर m1a लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली आपके पास जो बॉडी B है, फोर्स इन बॉडी B के अंदर जो फोर्स आपके पास प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, वो F इज इक्वल टू, बिकॉज अब जो B बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसकी जो स्ट्रिंग है, डोरी है, उसके अंदर किसी भी किस्म की जो टेंशन है वो उसका चांस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो खिंचाव उस दूसरी तरफ सारा चला गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेंशन में से वेट को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वेट जो है B का वो इतना नहीं है कि वो A को रोक सके, तो इस वजह से हमारे पास T माइनस m2g आ जाएगा। और फोर्स के बारे में उसी तरह ही है, फोर्स आपके पास जो है वो आ जाएगी F की जगह पर आपके पास आ जाएगा m2a। तो ये आपके पास दूसरी, तो देखें, एज बॉडी B मूव्स अपवर्ड, हिंस इट वेट m2g इज लेस देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपके पास ए जो B पर फोर्स असर करेगी वो T माइनस m2g होगी और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास होता है F इज इक्वल टू ma। तो हमारे पास क्योंकि बॉडी 2 है तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी थी वो है इस T की वैल्यू, क्योंकि हम टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग देख रहे हैं, तो हमारे पास ये T की वैल्यू और ये जो A है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग इनके फार्मूलाज बनाएंगे। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन 2 क्या है, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। ये t नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएंगे बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, m1a m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, m1 प्लस m2 इंटू a, और इन दोनों में से g कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2 इंटू g। और ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ये आपके पास एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग आ गया। ठीक है जी। अगर हमें दोनों मैसेज का जो है वो मैसेज, दोनों बॉडीज़ का मैस पता हो तो हम यहाँ पर इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि g की वैल्यू हमें पता है विच इज़ इक्वल टू 10। अब हम फर्दर आगे जो है वो फाइंड करते हैं। अब हमने फाइंड करना है टेंशन, t फाइंड करना है। तो आप इक्वेशन 2 को ले लें। इक्वेशन 2 आपके पास है, इक्वेशन 2 विच इज इक्वल टू m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। ठीक है जी। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू यहाँ पर माइनस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो m2a प्लस m2g इज इक्वल टू t आ गया। हमने अब ये t फाइंड करना है, लेकिन इसमें से t फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम t की भी एक इक्वेशन प्रॉपर बना सकें। तो यहाँ पर आप पुट, यहाँ मैं इसको फिलहाल इक्वेशन 3 कह रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3। देखें आपके पास हमने इक्वेशन जो t के लिए बनाई है वो है m2a प्लस m2g, और इक्वेशन 3 में हमने जो a की वैल्यू निकाली है वो आप यहाँ पुट कर दें। वो क्या है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g, और आगे हमारे पास ये m2g आ गया। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। m1 को आपके पास ये क्या बन जाएगा, m1 इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये m2 m1 और साथ ये g आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर m2 स्क्वायर और साथ g, और नीचे आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m2g आ गया। ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लें इसके साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस m2g, और इसके साथ आ जाएगा m1 प्लस m2, और नीचे इस पूरे के आ जाएगा m1 प्लस m2। आपके पास यहाँ हमने ये माइनस का साइन है जिसको हमने प्लस लिख दिया, तो इसको माइनस कर लें वापस। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें m1 m2g, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस m2 स्क्वायर g। ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा m1 और m2। ये आपके पास 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 2 m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये t टेंशन आपके पास आ गई, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये कब है,
ये आपके पास अगर दोनों मैसेज का दोनों बॉडीज़ का मैस आपको पता हो तो आप इजीली टेंशन फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए।